क्या वाकई दुनिया एक युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या वाकई रूस यूक्रेन पर अटैक करने की मुद्रा में है, या फिर ये सब ग्लोबल पॉलिटिक्स को अपने अपने नजरिए से साधने की तैयारी भर है? क्योंकि दुनिया की जो स्थिति है वो ये दिखाती है कि पूरी दुनिया में कोई भी देश ना तो युद्ध करने की स्थिति में है और ना ही युद्ध झेलने की स्थिति में। पिछला एक हफ्ता पूरी दुनिया के लिए अजीब बेचैनी और कयासों भरा रहा है। हर किसी के मन में यही सवाल आ रहा था कि क्या युद्ध होगा, हुआ तो कितना बड़ा होगा, विश्व युद्ध में तो नहीं बदलेगा। ये हालात तब और खराब हुए जब अमेरिकी कयासों पर यूक्रेन ने मुहर लगाते हुए युद्ध की तारीख तक बता दी। ऐसे में जब डेडलाइन बीत गई तो दुनिया ने राहत की सांस ली। कई देशों की तरफ से हो रहे डिप्लोमेटिक प्रयास के बाद ऐसा लगने लगा था कि अब शायद तनाव कम हो गया है। रूस की ओर से भी सेना की कई यूनिट को वापस बुलाने का दावा किया गया, लेकिन एक बार फिर अमेरिकी दावों ने युद्ध होने की अटकलें गरमा दी। अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से दावा किया कि रूस ने सेना हटाने के बजाय उसमें बढ़ोतरी की है। ऐसे में फिर एक बार कयासों का दौर शुरू हुआ। जहां तक भारत का सवाल है तो इस पूरे टकराव में भारत ने दोनों देशों से बराबर दूरी और बराबर संपर्क की नीति अपनाई है। भारत ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों के लिए जरूर एडवाइजरी जारी की थी कि वे जरूरी ना हो तो यूक्रेन छोड़ दें। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन पूरे सीन में अमेरिकी दावों के आधार पर ही आकलन करना सही नहीं होगा, क्योंकि वैश्विक राजनीति में प्रोपेगेंडा बहुत मायने रखता है। अफगानिस्तान से अमेरिकी और नेटो सेनाओं की वापसी के बाद रूस ये आकलन कर चुका था कि अब अमेरिका अभी कोई युद्ध का खतरा फिलहाल नहीं लेगा, और यही मौका रूस को मुफीद लगा और उसने यूक्रेन पर तनाव बढ़ा दिया। रूस ने तनाव बढ़ाकर यूक्रेन और यूरोपीय देशों को समझौते की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका रूस के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप करके उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोई जुगत तलाश रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पूरे ग्लोबल सिनेरियो में 21 कौन साबित होगा? कुमार विश्वास के खुलासे पर पीएम मोदी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर डबल अटैक किया है। पंजाब में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उनके करीबी रहे कवि ने खुलासा किया है, यह लोग सत्ता के लिए देश को तोड़ने को तैयार रहते थे। वहीं प्रियंका गांधी ने भी केजरीवाल की नीयत पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने पूछा कि उनके करीबी मित्र के आरोप पर अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं। अरविंद केजरीवाल के पुराने सहयोगी कवि कुमार विश्वास के खुलासे पर बीजेपी और कांग्रेस हमलावर हो गई हैं। पंजाब की एक रैली में पीएम मोदी ने कुमार विश्वास के हाल में दिए गए बयान का भी जिक्र किया। मोदी बोले कि इनके इरादे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। उन्होंने कहा कि आपके पुराने विश्वस्त साथी और कवि ने कहा है कि ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। मोदी ने कहा कि इनका एजेंडा और देश के दुश्मनों का एजेंडा, पाकिस्तान का एजेंडा अलग नहीं है। उधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी केजरीवाल पर प्रहार किए। प्रियंका गांधी ने केजरीवाल की नीयत पर सवाल उठाए और कहा कि कुमार विश्वास के खुलासे पर केजरीवाल को सफाई देनी चाहिए। राहुल गांधी ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि पुराने मित्र के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल चुप क्यों है। क्या कुमार विश्वास सही कह रहे हैं? अगर नहीं तो केजरीवाल को सामने आकर खंडन करना चाहिए। यूपी के फतेहपुर में पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि सारे वादे एक तरफ और वहीं राष्ट्रवाद एक तरफ। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के टीके से दो लोग डरते थे, एक कोरोना वायरस और दूसरे टीका विरोधी लोग। वहीं पीएम मोदी ने यूपी में प्रचंड बहुमत से एक बार फिर बीजेपी सरकार की वापसी का दावा किया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बाहरी वाले बयान पर बीजेपी आक्रामक है, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। अब इसी मुद्दे पर प्रियंका गांधी और चन्नी की सफाई भी आ गई है। पीएम मोदी ने कहा है कि क्या सीएम चन्नी संत रविदास को भी निकाल देंगे, क्योंकि वह बनारस के थे, वहीं गुरु गोविंद सिंह पटना के थे। चन्नी पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरों से लड़ाती आई है। यहाँ का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां हमारे उत्तर प्रदेश या बिहार के भाई बहन मेहनत ना करते हो। उधर चन्नी के बचाव में प्रियंका गांधी भी आ गई है। प्रियंका ने कहा कि सीएम चन्नी के कहने का मतलब यह था कि पंजाब को चलाने का काम पंजाबी
पंजाबियों द्वारा ही होना चाहिए। उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया है। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल का जिक्र आने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि वह तो दिल्ली को ही सही से चलाने में सक्षम नहीं है और पंजाब में शासन करने का दावा करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? चन्नी ने भी बहारी वाले बयान पर सफाई दी है और कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला बीकानेर दौरे पर हैं। यहाँ पर 22 जिलों के प्राइवेट स्कूल्स के प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने संवाद किया। डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि अब अच्छा समय आ रहा है, कोरोना की चुनौती से हम निकले हैं, आगे बेहतर काम होगा। उनका कहना था कि जो भी चीज़ें हैं उसको सुधारने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। एसीएस को कहा है कि निजी स्कूल संचालकों का हक ना मारा जाए। इस दौरान निजी स्कूल संचालक भी शिक्षा मंत्री के आश्वासन से खुश नजर आए। उन्होंने कुछ एक मुद्दे शिक्षा मंत्री के समक्ष रखे और कहा कि इन मामलों में ज़रूरत है कि सरकार पॉजिटिव तरीके से सोचे, क्योंकि कोरोना ने निजी स्कूल्स का नुकसान किया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर बी.डी. कल्ला ये भी कह गए कि क्या आपने कभी शिक्षा मंत्री को इस तरह से निजी स्कूल संचालकों के साथ संवाद करते देखा है? आप भरोसा रखिए, चीज़ें बेहतर होंगी। तो वहीं प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ भी बीकानेर दौरे पर रहे। राठौड़ ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। रीट को लेकर राठौड़ ने कहा कि जिस तरह की धांधली हुई है उसके बाद परीक्षा रद्द करने के अतिरिक्त कोई चारा सरकार के पास नहीं था। अशोक गहलोत के इस बयान पर कि विपक्ष वॉकआउट कर गया क्योंकि मैं उन्हें सुनाता, राजेंद्र राठौड़ ने चुटकी लेते हुए कहा कि गहलोत साहब का भाषण इस बात से शुरू होता है कि देश खतरे में है। यदि विपक्ष की इतनी ही चिंता है तो विपक्ष की ये बात वे क्यों नहीं मान लेते कि मामले की जांच सीबीआई से हो। राजेंद्र राठौड़ ने यह भी कहा कि भाजपा के साहबों का सरदार कौन है, इस बात की चिंता छोड़कर वो ये बताएं कि रीट की धांधली में किरदार कौन कौन है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थानीय भाजपा नेता भी मौजूद रहे। तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेदिक राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने भरतपुर में दूसरे दिन 30 किलोमीटर लंबी सड़कों का किया शिलान्यास। वहीं नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर जताई नाराजगी। नगर निगम के अधिकारी और मेयर को ध्यान देना चाहिए, शहर में सिर्फ 30% ही सफाई कार्य किया जा रहा है। जगह जगह लोगों द्वारा अतिक्रमण कर अवैध रूप से पार्किंग की जा रही है, जिसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। सभा को संबोधित करते हुए दौरान नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार का भी स्थानीय लोगों द्वारा विरोध देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने सभा को संबोधित करने के दौरान नगर निगम मेयर अभिजीत कुमार को कहा कि ST/SC की बातों को छोड़कर शहर के विकास पर ध्यान देना चाहिए। शहर में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है और आप ST/SC की विचारधाराओं की बातें करते हैं। काफी गहमागहमी के बाद राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने समझाइश कर मामले को शांत कराया। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले बजट में भरतपुर को कई सौगातें दे चुके हैं, वही आने वाले बजट में भी भरतपुर को और भी कई सौगातें मिलने वाली हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय प्रावधान करने के लिए बैठे नगर निगम कोटा दक्षिण के पार्षद आज आपस में जमकर झगड़े और हालात हंगामे और बहस के बीच में हाथापाई तक आते हुए नजर आए। हालांकि हाथापाई हुई नहीं। हंगामा तब शुरू हुआ जब बीजेपी के वरिष्ठ पार्षद गोपाल मंडा बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन कांग्रेसी पार्षद पहले मंडा से माफी लेने और इसके बाद ही उन्हें बोलने की इजाजत देने की बात पर अड़ गए। कांग्रेस के पार्षदों का कहना था कि बीते दिनों गोपाल मंडा की अगुवाई में बीजेपी के पार्षदों ने एक प्रदर्शन किया था, जिसमें महापौर और निगम आयुक्त के नाम की तख्तियां कुत्तों और गायों और सूरों के गले में लटकाई गई। इस पर मंडा को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मंडा ने माफी मांगने से साफ मना कर दिया। इस दौरान महापौर राजीव अग्रवाल बजट भाषण पढ़ने लगे तो बीजेपी पार्षद वेल में आकर जमकर हंगामा मचाने लग गए और पेपर फाड़कर फेंकते हुए नजर आए। बाद में 10 मिनट का ब्रेक लिया गया, सब कुछ शांत करने का प्रयास किया गया और बैठक फिर से शुरू हुई। और इसी हंगामे के बीच में 480 करोड़ का नगर निगम कोटा दक्षिण का बजट आज पारित किया गया। ये बजट दक्षिण निगम बनने के बाद का अभी तक का सबसे बड़ा बजट है, जो कि बीते साल के संशोधित बजट के मुकाबले 52.21 करोड़ रुपए ज्यादा है। कोरोना काल के बाद कुछ दिन पूर्व ही पुनः विद्यालय शुरू हुए। ऐसे में हंसी खुशी और दोस्तों से मिलने की याद के साथ बस में सवार होकर जाते बच्चे और उन्हें बसों तक छोड़ने आए अभिभावक भी पुनः स्कूल खुलने से काफी उत्साहित थे। लेकिन इस खुशी में आज खलल उस समय पड़ गया जब बिना फिटनेस और बिना परमिट दौड़ रही एक निजी स्कूल की बस के चालक की लापरवाही के कारण स्कूल की बस पलट गई। बच्चों की चीख पुकार मच गई, वो मदद के लिए चिल्लाने लगे। मौके से गुजर रहे लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी और पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और बस के नीचे दबे बच्चों को एक एक कर निकालना शुरू किया। लेकिन तब तक 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी।
शवों और घायलों को फलसून के राजकीय अस्पताल भेजा गया, जिसमें गंभीर 19 घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। ड्राइवर सुभान खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है और इधर इस हादसे में घायल 19 बच्चों को जोधपुर एम्स रेफर किया गया। जब तक एक के बाद एक एम्बुलेंस एम्स पहुंची, तभी वहां एक के बाद एक अफरा तफरी का माहौल मच गया और जोधपुर एम्स की इमरजेंसी में बच्चों की उपचार के लिए लाया गया। वहीं 17 बच्चे अलग अलग वार्ड में भर्ती हैं। इस मौके पर सीओ मोटाराम गोदारा ने बताया कि स्कूल बस की ना तो फिटनेस करवाई हुई थी, ना ही परमिट था। यहाँ तक कि बाल वाहिनी में भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया रखा था। काफी पुराना मॉडल होने की वजह से ड्राइवर तेज गति से बस चला रहा था। उन्होंने बताया कि घटना के अन्य पहलुओं की भी जाँच की जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हादसे पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि बस पलटने से 2 बच्चों की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी गहरी संवेदना उनके माता पिता और परिवार से है और घायल बच्चों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूँ। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर जैसलमेर और जोधपुर से भी बात की है और उन्हें घायल बच्चों को बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए हैं।